हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल मस्त होंगे और मस्ती के साथ पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो दोस्तों, हम तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, थर्ड चैप्टर। जो लोग हमारे पहले के स्टूडेंट हैं वो लोग तो जानते होंगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जो नए लोग हैं इस वीडियो पर या इस चैनल पर, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों, हमने क्लास 10th के बच्चों के लिए जो बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में, उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना स्टार्ट किया हुआ है, जो कि टारगेट गाइड से है। टारगेट गाइड एक ऐसा गाइड है जिसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। तो दोस्तों, हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देना स्टार्ट किया हुआ है, जो कि वीवीआई होता है और एग्जाम में आने के ज़्यादातर चांस होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल से जुड़ करके पढ़ना और बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि मैं हर एक एक चैप्टर का आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इसके बाद मैं सब्जेक्टिव भी दूंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमारे चैनल से जुड़ करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें और आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। मैं उम्मीद करूँगा कि अगर आप मेरे से पढ़ते हैं तो आगे चल करके जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें आप बिल्कुल अच्छा कर पाएंगे। चलिए, बिना बात को बढ़ाए हुए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना नया जर्नी। तो दोस्तों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा, ठीक है? आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। और कॉपी हो सके तो लेकर बैठेगा तो आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, देखिए, ध्यान से देखिएगा। अगर आप अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस डाइग ये जो हमारे पास जो भी हमारे पास डेटा है, इसको आपको माइंड में स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है ना, कैसे भी करके। मैं समझाऊंगा और आपको बिल्कुल जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना, तो वैसे वैसे आपके दिमाग में आते चला जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पर लिखकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है ना। दोस्तों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले दो चर, हमारे पास दो चर है ना। तो एक चर यहाँ पर लिखते हैं x, एक चर यहाँ पर लिखते हैं y, ठीक है। वाले रैखिक समीकरण समीकरण बनाना है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण बनाने के लिए ऐसे कर देते हैं x प्लस वाई, ठीक है, और बराबर 0 लिख देते हैं। तो दो चर वाले रैखिक, रैखिक मतलब क्या? पावर 1, पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको रैखिक बोलते हैं। पावर जहाँ जहाँ पर 1 रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक, ठीक है ना। तो दो चर तो हो गया। वाले रैखिक समीकरण, रैखिक तो हमारा यहाँ पर पावर 1 हो गया ना, तो इसको रैखिक बोलते हैं। समीकरण का मतलब क्या है? यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो हमारा है यहाँ पर कंपेयर होगा, यानी कि यहाँ पर इक्वल आप देख रहे होंगे। तो दोनों का तुलना किया जा रहा है, दोनों का दोनों बराबर हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये एक तुलना है। युग्म, युग्म का यहाँ पर बात किया हुआ दोस्तों, ठीक है। युग्म मतलब क्या? यानी कि एक तो समीकरण ये बना और दूसरा समीकरण एक और बना देंगे ऐसे करके। लेकिन ये बिल्कुल सटीक नहीं है ना। ये दोनों समीकरण देखने में बिल्कुल एक जैसा लग रहा। तो हम लोग दोस्तों सबसे पहले व्यापक रूप देखेंगे, व्यापक रूप देखेंगे आखिर ये बिल्कुल देखने में कैसा होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। यहाँ पर a1x, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका b1y, ठीक है ना, और प्लस c बराबर 0। ये दोस्तों पूरा फाइनल हमारा ये क्या हो गया? यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण हो गया। और इसको हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर a2 लगा देंगे, a2x b2y, और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा? c हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर c1 और यहाँ पर c2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे। ये हमारा दोस्तों क्या हुआ? यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप हो गया, ठीक है ना। ऐसे बिल्कुल देखने में ये देखने में लगता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए तो आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, अनुपात, हमारे पास अनुपात की अगर तुलना करें,
अनुपात की तुलना करें, अनुपात की अगर हम दोस्तों तुलना करें तो क्या क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास A1 बटे में A2 ऐसे करके, और यहाँ पर B1 बटे में B2 ये नॉट इक्वल टू होगा। ये पहला कंडीशन हमारे पास है ना। दूसरा कंडीशन दोस्तों क्या हो सकता है, A1 बटे में A2 इक्वल टू B1 बटे में B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटे में C2। ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, और एक तीसरा कंडीशन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर A1 बटे में A2 इक्वल टू B1 बटे में B2 इक्वल टू C1 बटे में C2। देखिए थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको मैं अच्छा से बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों हमारे पास तीन कंडीशन ही होगा, तीन के अलावा कोई दूसरा और नहीं आएगा आपका एग्जाम में, ठीक है ना। देखिए ये दोनों हमारे पास बराबर नहीं होगा, तो हम लोग आगे इसके बाद बढ़ेंगे नहीं। जैसे C1 बटे में C2 को कोई देखना नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। A1 बटे में A2 इक्वल टू B1 बटे में B2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू C1 बटे में C2। और तीसरा कंडीशन क्या होगा, A1 बटे में A2 इक्वल टू B1 बटे में B2 इक्वल टू C1 बटे में C2। तीन हमारे पास कंडीशन हो सकते हैं, और यहीं पर हमको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। जब भी हमारा ये वाला कंडीशन होता है तो इसमें रेखाएं जो बनती है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल ऐसे करके बनती है, यानी कि क्रॉस बनती है। जब आप ग्राफ की कॉपी पे देखिएगा ना, ग्राफ की कॉपी पर अगर आप इसको बिल्कुल बना कर देखिएगा तो हमारे पास जो रेखाएं बनेंगी वो कैसे बनेंगी, ऐसे करके बनेंगी। हमारे पास ये वाला कंडीशन के लिए जो रेखा बनेगा वो कैसा बनेगा, तो बिल्कुल समांतर बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, प्रतिच्छेदी। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं इसको, ठीक है ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसको बोलते हैं हम लोग समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं, संपाती रेखाएं, ठीक है। रेखाएं आप लिख देंगे यहाँ पर, रेखाएं, और यहाँ भी रेखाएं हो जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, इस कंडीशन के लिए प्रतिच्छेदी रेखाएं, इस कंडीशन के लिए हमारे पास क्या होगा, समांतर रेखाएं, और इस कंडीशन के लिए हमारे पास संपाती रेखाएं हो जाएंगी। संपाती रेखाएं देखने में कैसी होती हैं, तो एक के ऊपर एक रेखा जो है ना वो बिल्कुल चढ़े रहेंगी, ओवरलैप होगा। ओवरलैप मतलब क्या, एक दूसरे के ऊपर होगा, ठीक है ना। हमारे पास दो रेखाएं हैं, ठीक है, दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है, इसको हम लोग बोलते हैं संपाती, ठीक है ना। यहाँ तक समझ के दोस्तों, अब चलिए यही मैंने यहाँ पर आपको बताने का पूरा प्रयास किया हुआ है। ये कंडीशन के लिए अनुपातों की तुलना करेंगे तो ये हमारे पास तीन हमारे पास तुलना होगा। A1 बटे में A2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू B1 बटे में B2, मैंने आपको समझा दिया ये सब चीज़ दोस्तों। मैंने आलेखीय रूप आपको बता दिया, आलेखीय निरूपण। तो प्रतिच्छेदी इस कंडीशन के लिए होगा, इसके लिए क्या होगा, यानी कि समांतर होगा, और इसके लिए दोस्तों क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि संपाती रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए आपको मैंने समझाया भी कि कैसे कैसे रेखाएं होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा इसके लिए, और यहाँ पर इसके लिए समांतर हो जाएगा, और इसके लिए संपाती हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा और भी आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारे पास अगर हलों की संख्या देखें, हम लोग हलों की संख्या मतलब समझते हैं आप। देखिए ये दोनों लोग जो लाइन है ना, एक दूसरे को एक बिंदु पर केवल प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसका हल कितना होगा, इसका हल केवल एक होगा। इसको बोलते हैं हम लोग अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, अद्वितीय, अद्वितीय हल बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि कोई दूसरा हल नहीं होगा, अद्वितीय, केवल एक हल होगा, ठीक है ना। तो अद्वितीय हल आप बोलें या एक हल बोलें आप, दोनों बात बराबर है, ठीक है ना। इस कंडीशन के लिए हमारे पास क्या होगा, केवल एक हल होगा, क्योंकि एक पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। दोस्तों अगर इसकी बात करें हम लोग, तो देखिए यहाँ पर समांतर हो रहा, तो कोई भी रेखा एक दूसरे पर मिलेगी ही नहीं, ठीक है। तो इसके कितने हल होंगे, तो इसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं, ठीक है ना। इसका क्या होगा, कोई हल नहीं। मैंने आपको समझाया भी हुआ है यहाँ पर, अद्वितीय हल इस कंडीशन के लिए, और इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर समझा दिया, अद्वितीय हल या एक हल। इस कंडीशन के लिए हमारे पास क्या होगा, कोई हल नहीं। और दोस्तों हमारे पास एक लास्ट बचा हुआ है, संपाती रेखाएं। दोस्तों अगर देखिएगा तो हर एक पॉइंट पर ये टच करके एक दूसरे को जा रहा है, दोनों रेखाएं बिल्कुल एक दूसरे को टच कर रही हैं हर एक पॉइंट पर, इसलिए इसका क्या हल होगा, यानी कि अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल। कहीं कहीं लिखा होता है अपरिमित रूप से अनेक हल, तो उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अनेक हल आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये तो अब बात समझ गए। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ तक इसमें पूरा बताने के बाद मैं इसमें बता रहा था आपको, तब तक मेरा मोबाइल हीट कर गया और स्टॉप हो गया, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग। तो चलिए आपको फिर से समझाने का प्रयास करते हैं।
दोस्तों हमने आपको बताया कि हमारे पास ये जो कंडीशन है, 3 कंडीशन हमारे पास है। इसके लिए हमारे पास जो युग्म का नाम होगा वो क्या होगा, यानी कि संगत हो जाएगा, और एक असंगत हो जाएगा इसके लिए, दूसरे के लिए। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर दूसरे के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, और तीसरे कंडीशन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि संगत हो जाएगा। मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ, देखिएगा दोस्तों। 2 कंडीशन के लिए संगत होता है और एक कंडीशन के लिए असंगत होता है। किसके किसके लिए संगत होगा और किसके लिए असंगत होगा, आप कैसे याद करेंगे। देखिए, हमारे पास कम से कम एक बिंदु जो होना चाहिए वो कम से कम जो हमारे पास रेखाएं होनी चाहिए वो कम से कम एक बिंदु पर टच करनी चाहिए, कम से कम, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकती हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों रेखाएं जो हैं हमारे पास एक बिंदु पर यहाँ पर टच कर रही हैं, है ना दोस्तों। और यहाँ पर भी देखिएगा तो हमारे पास 2 रेखाएं जो हैं एक दूसरे को हर एक पॉइंट पर टच करके जा रही हैं। तो इन दोनों कंडीशन के लिए हमारे पास जो टच करेंगी ना उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि संगत हो जाएगा। ठीक है, अब आप लगभग समझ गए होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टच करेंगे यानी कि इस कंडीशन के लिए टच करेंगे ना तो संगत हो जाएगा, ये भी कंडीशन के लिए हमारे पास टच करेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। लेकिन जो दोस्तों टच नहीं करेगा, जैसे ना हमारे पास समांतर होगा, तो दोस्तों ये वाला क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ हमको और देखना है दोस्तों, हमारे पास इस कंडीशन के लिए अविरोधी होगा, इसके लिए हमारे पास विरोधी होगा, और इसके लिए क्या होगा, यानी कि आश्रित हो जाएगा। देखिए हमारे पास 3 कंडीशन है, इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, अविरोधी। दोस्तों ये हमारे पास अविरोधी हो जाएगा, ये हमारे पास विरोधी हो जाएगा, और हमारे पास ये वाला क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा। दोस्तों ऐसे आप याद कर सकते हैं, जैसे संपाती रेखाएं जो है ना एक दूसरे पर टच होकर के जाती हैं तो एक दूसरे पर आश्रित है। क्या है, आश्रित। आश्रित आप ऐसे करके लिख सकते हैं, देखिए आश्रित ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, यानी कि विरोध कर रही हैं, एक दूसरे पर टच ही होकर नहीं जा रही है ना, अलग अलग जा रही हैं, इसलिए विरोध कर रही हैं। तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि विरोध है, कर रही है एक दूसरे को। और दोस्तों यहाँ पर एक दूसरे को यहाँ पर टच कर रही है, इसलिए ये क्या है, यानी कि अविरोधी है, यानी कि विरोध नहीं कर रही है ना, तो ये अविरोधी हो जाएगा। लगभग मैंने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया हुआ है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, और हाँ हो सके तो आप पहले ईमानदारी पूर्वक अपने आप से हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर नहीं आएगा आपको तो आप मेरे क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। ठीक है ना, देखिए पहला क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ पर है कॉमा 3x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0 के कितने हल होंगे। दोस्तों ये बहुत ही आसान है, मैं आपको समझाता हूँ। पहले लिख लेता हूँ अपनी कॉपी पर। पहला हमारे पास क्वेश्चन आ गया दोस्तों, x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, और हमारे पास दूसरा क्या है 3x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0 कि कितने हल होंगे। दोस्तों चलिए इसके कितने हल होंगे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों हमारे पास a1 कितना है, a1 बटे में a2, b1 बटे में b2 और c1 बटे में c2 को हम लोगों को क्या करना है, यानी कि तुलना करना है कि कौन से तीनों कंडीशन में से किस कंडीशन को ये अप्लाई कर रहा है। जैसे हमारे पास यहाँ पर a1 कितना दिया हुआ है 1, a2 कितना दिया हुआ है 3, b1 कितना दिया हुआ है 2 और b2 कितना दिया हुआ है 6, c1 कितना दिया हुआ है 3 और c2 कितना दिया हुआ है 9, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर 2 3 6, 3 तरीका 9। यहाँ पर देखेंगे अगर तो 1 बटे में 3, 1 बटे में 3 और यहाँ पे 1 बटे में 3, तीनों बराबर हो रहा है ना। ये हमारे पास जो कंडीशन अप्लाई हो रहा वो कौन सा रहा, यानी कि तीनों के तीनों बराबर हो रहा हमारे पास, है ना। तो दोस्तों इसके लिए जो रेखाएं होंगी वो कैसे होंगी, एक दूसरे पर ओवरलैप करके जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में बोला हुआ है कि एक हल होगा, बिल्कुल नहीं। कोई हल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अनगिनत हल होगा, बिल्कुल हाँ होगा। देखिए कैसे, हर एक पॉइंट पर टच करके जाएगा ना, हर एक पॉइंट पर टच करके जा रहा। ठीक है, तो इसके क्या हल होंगे, यानी कि अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि रैखिक समीकरण युग्म में 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 एवं 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 है। ठीक है, हमको बताना है संगत है, असंगत है, आश्रित है, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ फटाफट। 5x माइनस 4y प्लस 8 और फिर क्या दिया हुआ इक्वल टू 0, और साथ ही साथ हमारे पास दिया हुआ है 7x प्लस 6y
-9 इक्वल टू 0। तो चलिए मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ दोस्तों, देखिएगा। हमारे पास A1/A2 कितना दिया हुआ है, 5/7। B1/B2 कितना दिया हुआ है, -4/6। और C1/C2 कितना दिया हुआ है, 8/-9। चलिए दोस्तों, आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पर, तो हमारे पास ये नॉट इक्वल टू हो रहा, ठीक है, और ये भी नॉट इक्वल टू हो रहा। तो इसको देखेंगे, इसको नहीं भी देखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर क्रॉस होगा, क्या होगा, लाइनें जो होंगी ना, रेखाएं जो होंगी वो क्या होंगी, क्रॉस होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। इस कंडीशन के लिए हमारे पास क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला हुआ है, संगत होता है, असंगत होता है, आश्रित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारे पास सबसे पहला जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि संगत हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास क्या होता है, संगत होता है। अगर आप नहीं जानते होंगे, अगर आपको देखने में मतलब समझने में प्रॉब्लम होगी, तो दोस्तों इसको आप अपनी कॉपी पर पहले लिख लें, ठीक है ना, आपके लिए बहुत आसान होगा। चलिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट और अपने कॉपी में भी लिख लीजिएगा तो काफ़ी बेहतर होगा, आप इसको बार बार देख पाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर संगत के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कंडीशन हमारे पास हो जाएगा। संगत के लिए ये संगत तो ये भी है और संगत ये भी है, लेकिन हमारे पास ये पहला ही कट क्रॉस हो गया था ना, तो इसके लिए हमारे पास पहला क्या हो जाएगा, यानी कि संगत होगा, है ना। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे पास तीसरा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बोला, यानी कि 2x - 3y + 1 = 0, 3x + y + 2 = 0 के कितने हल होंगे। चलिए हम लोग फटाफट इसको देखने का प्रयास करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। 2x - 3y + 1 = 0, 3x + y + 2 = 0 हो गया, है ना। तो दोस्तों हमको बताना है कि कितने आखिर हल होंगे। देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर A1/A2 लिख देंगे, यहाँ पर -3/में में क्या हो जाएगा, यानी कि B1/में में B2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 दिया हुआ ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1/में में C2। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास नॉट इक्वल टू है, यहाँ पर नॉट इक्वल टू है, ठीक है। इसको देख करके पता चल सकता है कि ये क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, एक हल है, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, एक हल, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो 3 का हमारे पास क्या हो जाएगा, एक हल, ठीक है, एक हल हो जाएगा दोस्तों, एक हल आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि रैखिक समीकरण युग्म 6x - 3y + 10 = 0 और दिया हुआ हमारे पास 2x - y + 9 = 0, ठीक है। तो दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। आप देख सकते हैं मेरा वीडियो फिर से बंद हो गया था, तो चलिए आपको बताना फिर से स्टार्ट करते हैं। रैखिक समीकरण युग्म 6x - 3y + 10 = 0 एवं 2x - y + 9 = 0 है। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है अविरोधी, विरोधी, आश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं आखिर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिएगा दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि A1/में में A2 हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर 6/में 2 हो जाएगा। हमारे पास B1/में B2 क्या हो जाएगा, तो -3/में -1 हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कटाएंगे तो 2 3 6 हो जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ भी 3 आ गया, 3 3 बराबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास 10/9 हो जाएगा, तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं हो रहा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास इसके लिए जो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, यानी कि हमारे पास समांतर हो जाएंगी। हमारे पास A1/में A2 इक्वल टू B1/में B2 होता है और नॉट इक्वल टू C1/में C2 अगर होता है तो हमारे पास रेखाएं जो होती है वो क्या होती है, समांतर होती हैं। समांतर के लिए हमारे पास क्या होता है, तो देखते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, मैचिंग करेगा। अविरोधी, यहाँ पर विरोधी हो जाएगा, आश्रित और इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, विरोधी। क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि एक दूसरे पर बिल्कुल टच नहीं कर रहा, विरोध कर रहा, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर आंसर में क्या, यानी कि विरोधी आंसर, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन है केवल, हम लोग 5 तक पहुँच गए हैं। चलिए हम लोग अब देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा मैं जूम कर दूं। हाँ, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को देखना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ध्यान से आप। बोला दो रैखिक समीकरणों का लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों अगर हमारे पास लेखा चित्र जो होगा वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी उसमें, तो हमारे पास जो हल होगा वो क्या होगा, एक हल होगा केवल, ठीक है ना। क्या आंसर होगा, एक हल हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा।
तो चलिए, तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, समीकरण निकाय 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो। तो दोस्तों हमको यहाँ पर दिया हुआ है समीकरण निकाय, ठीक है। तो इसके जो आलेख में दो सरल रेखाएं होंगी वो कैसे होंगी, संपाती होंगी, समांतर होंगी, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम लोग पहले देखना स्टार्ट करते हैं आखिर कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। दोस्तों मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर ले लिया हुआ है, अब यहाँ पर समझाना मैं स्टार्ट करता हूँ आपको, ठीक है। देखिए a1 बटे में a2 लिखेंगे तो 6 बटे में 3 हो जाएगा। यहाँ पर b1 बटे में b2 हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 बटे में -1। और c1 बटे में c2 क्या होगा, 9 बटे में 12 हो जाएगा। 3 दूनी का 6 हो जाएगा और यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा और यहाँ पर नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास ये क्या हो जाएगा, समांतर रेखाएं हो जाएंगी इस कंडीशन के लिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये संपाती होगा, समांतर होगा, तो समांतर हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 का बी हो जाएगा हमारे पास। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये वाला क्या हो जाएगा, समांतर रेखाएं, ठीक है। चलिए दोस्तों, हमारा मोबाइल आज पता नहीं क्यों हीट कर रहा है बार बार, आज गर्मी भी ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं। आज केवल मैं 10 तक ही बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखना स्टार्ट करते हैं। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होंगी समांतर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला संगत कौन कौन से कंडीशन में होती है। तो दोस्तों दो कंडीशन में हमारे पास संगत होता है, ठीक है। एक समांतर तो होगा नहीं हमारे पास, प्रतिच्छेदी होगा, लेकिन दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि संपाती भी होगा। तो हमेशा प्रतिच्छेदी बिल्कुल नहीं, हमेशा संपाती बिल्कुल नहीं, प्रतिच्छेदी या संपाती ये हो सकता है हमारे पास आंसर ऑप्शन डी। अब देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारे पास अगर युग्म संगत है, देख रहे हैं ना, युग्म का नाम हमारे पास क्या है, संगत है, ये भी संगत है। संगत संगत होता है तो हमारे पास क्या होता है, यानी कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं और संपाती भी होती हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि प्रतिच्छेदी या संपाती, इसको लिख देते हैं प्रतिच्छेदी या संपाती, प्रतिच्छेदी या संपाती। आंसर हमारे पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देखना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम फटाफट देखना स्टार्ट करते हैं। दो चर x, y में रैखिक समीकरण हमारे पास ये वाला है, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में कितने हल होंगे। तो दोस्तों हमारे पास केवल समीकरण एक दिया हुआ है, यहाँ पर युग्म में नहीं दिया हुआ है। तो इसके अगर हल निकालते हैं वास्तविक संख्या के समुच्चय में, तो इसके हल जो होंगे वो एक होंगे, बिल्कुल नहीं, दो हल होंगे, बिल्कुल नहीं, तीन हल होंगे, बिल्कुल नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ये सही जवाब होगा क्योंकि इसका अनगिनत हल होता है। एक हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं, इसको याद कीजिएगा आप। दोस्तों हमारे पास दो केवल क्वेश्चन रह गए हैं, चलिए देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। तो दोस्तों रैखिक समीकरण में हमारे पास जो चर के घात की संख्या होती है वो एक होती है। अगर रैखिक की बात करेगा ना, ठीक है, रैखिक की बात करेगा तो उसमें जो घात होता है चर का वो क्या होता है, एक होता है। तो हमारे पास 9 का क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, चलिए इसको भी देखना स्टार्ट करते हैं। रैखिक समीकरण युग्म हमारे पास है 5x प्लस 2y इक्वल टू 16 और हमारे पास है 7x माइनस 4y बराबर 2 है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास ये दोनों हमारे पास समीकरण है और हमसे बोल रहा कि के हल हैं, इसके हल कितने क्या होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हमारे पास हल करने के 3 नियम होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कौन से नियम को लागू करके यहाँ पर देखेंगे, तो देखिए प्रतिस्थापन करेंगे, ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। चलिए प्रतिस्थापन विधि से हम लोग अगर हल करने की कोशिश करते हैं तो देखिए हमारे पास समीकरण ये पहला हो जाएगा और हमारे पास ये समीकरण दूसरा हो जाएगा। समीकरण एक को पहले हल करते हैं, तो 5x प्लस 2y बराबर 16 हमारे पास दिया होता, हम क्या करेंगे यहाँ पर x का मान अलग कर लेंगे, ठीक है। तो 16 माइनस 2y हो जाएगा और यहाँ पर x बराबर हमारे पास 16 माइनस 2y बटे में 5 हो जाएगा। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो चलिए हीट होने के कारण मुझे फटाफट बताना पड़ रहा, तो देखिएगा समीकरण हमारे पास 2 जो है ना, ये हमारे पास क्या है 7x माइनस 4y बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमारे पास x का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है 16 माइनस 2y बटे में 5 और x के जगह पर हम लोग रख देंगे माइनस 4y बराबर 2। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारे पास देखिएगा क्या आएगा, 16 7 क्या होगा 7 6 का 2 4 7 4 11, यहाँ पर 112 हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा 14y
बटे में क्या हो जाएगा 5 माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा 2। दोस्तों यहाँ पर एलसीएम हमारे पास 5 हो जाएगा और यहाँ पर 112 माइनस 14y बराबर क्या हो जाएगा 5 चौका 20 y बराबर 2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 112 माइनस यहाँ पर 20 और 14 कितना हो जाएगा तो 34 हो जाएगा। 34 y बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी का 10। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 दूनी का 10 हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो 112 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा 34y। इसको घटा लेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी कि 102 बराबर 34y हो जाएगा। इसको घटा लेंगे हमारे पास 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी कि हमारे पास y का मान 3 आ जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं, y का मान कितना आया हुआ 3 आया हुआ है, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हम लोग को x का मान निकालना पड़ेगा। समीकरण 1 में x यहाँ पर जो हमारे पास है ना, समीकरण 3 में x का मान रख देते हैं। ठीक है, देखिए x का मान नहीं बल्कि y का मान रख देते हैं। दोस्तों हमारे पास y का मान कितना है हुआ 3, तो यहाँ पर 3 रखते हैं। देखिए 16 माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 बटे में 5, तो 10 बटे में 5 यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो x बराबर 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे। किसी प्रकार कोई दिक्कत होने पर आप मुझे कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।